स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस की न्यू वीडियो में। साथियों, जैसे कि पता होगा, जब लास्ट वीडियो हम अभी बनाए थे आप लोग के लिए, उसमें हम बताए थे कि स्पेशल टीचर का आप लोग का तैयारी कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि पता होगा, स्पेशल टीचर का जो एग्ज़ाम है बीपीएससी के द्वारा यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है कि आपके पास जो एग्ज़ाम होगा आपका 29 जनवरी को एग्ज़ाम होगा। तो इसी को देखते हुए 50 डेज़ का हम आपको प्लान बताए थे। अगर कि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला जाके वीडियो वो देख लीजिएगा कि किस तरीक़े से आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, क्या आपका टारगेट रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेंगे। मैंने सब कुछ उसमें डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम उसमें ये भी आपको बताए थे कि जो ये 50 डेज़ है, 50 डेज़ में आपको हम कंप्लीट यहाँ पे SCERT बिहार का और साथ ही साथ NCERT हम यहाँ पे आपको यहाँ पे कवर कराएं। ठीक है, तो आज से ये क्लास यहाँ पे आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है। किस तरीक़े से कराएंगे थोड़ा सा आप लोग समझ जाइए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ना दो बुक दिया गया है। पहला जो बुक है आप लोग का NCERT का बुक है और जो दूसरा बुक है साथियों आपका यहाँ पे SCERT का बुक है। थोड़ा सा कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग है इसलिए स्लो चलिएगा। इसमें देखिए क्या है कि आपको जो पढ़ना होता है क्लास 9th और 10th मोस्ट है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो सवाल पूछा जाता है मैक्सिमम सवाल क्लास 9th और 10th से ही पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये हमारे पास विज्ञान का क्लास 9th का बिहार का SCERT बुक है। तो सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे, SCERT बुक को यहाँ पे क्लास 9th और 10th कवर कराएंगे। सबसे पहले जो है आप लोग के लिए हम साइंस जो है कवर कराएंगे, साइंस के बाद ज्योग्राफी, उसके बाद आपका यहाँ पे हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के बाद हो गया ये पॉलिटी। इतना ख़त्म करा देंगे तो यहाँ पे NCERT का 9th और 10th आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देखिए अब ये हम जो वीडियोस लेके आएंगे ना, बस छोटा वीडियोस लेके आएंगे, 15 से लेकर 20 मिनट तक का यहाँ पे वीडियो लेकर आएंगे। एक दिन में दो वीडियो या तीन वीडियो भी हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे, ताकि इस महीना में, यानी कि जैसे कि पता होगा अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में एटलीस्ट जो है NCERT और आपका यहाँ पे SCERT ये दोनों यहाँ पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो एक दिन में दो तीन चैप्टर, चार चैप्टर करके, छोटा अगर के चैप्टर हो तो चार पाँच चैप्टर कर देंगे, और बड़ा चैप्टर हो तो एक दो चैप्टर करके हम छोटा वीडियोस देंगे। देखिए बड़ा वीडियो क्या होता है, अगर हम चाहें तो 5 घंटे का भी एक वीडियो करके यहाँ पे अपलोड कर दें, लेकिन ये जो 5 घंटे का वीडियो है ना, बहुत ही कम लोग, समझो कि 1% से भी कम बच्चे जो है इसको देखेंगे पूरा, और वही 15-20 मिनट का वीडियोज़ रहेंगे तो थोड़ा करके आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जैसे क्लास 9th या क्लास 10th कंप्लीट होता है तो मैराथन वीडियो भी सबको कंपाइल करके अपलोड कर देंगे, तो जिनको मैराथन चाहिए होगा वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। जो भी लोग दोस्त वगैरह लोग हैं आपको इससे जुड़ना चाहें उन लोगों के पास ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसका जो PDF है जो भी हम पढ़ाएंगे उसका जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो जाकर टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो साइंस से स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस यानी विज्ञान, क्लास 9th का ये विज्ञान अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये बिहार SCERT का बुक है। ठीक है, इसमें अगर के आइएगा साथियों तो इसमें देखिएगा ना, तो आपको 15 चैप्टर साइंस के अंतर्गत में क्लास 9th में देखने को मिलते हैं। नीचे करके स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक चैप्टर करके यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि चैप्टर 1 में है हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर 2 में आइएगा तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। अब देखिए एक बात आता है SCERT में साइंस के लिए कि अगर के आप SCERT में साइंस पढ़िए, SCERT या NCERT में साइंस पढ़िए, दोनों का जो साइंस है ना 100% सेम है, उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम आपको 2 बार साइंस को पढ़ाएंगे। पहले बार SCERT वाली से हूबहू पढ़ाएंगे और दूसरा बार जो पढ़ाएंगे वो NCERT वाला ऐसा पढ़ाएंगे। ठीक है, जो SCERT वाला है ना उसमें जो भी केवल कंटेंट जो दिया गया है, यानी कि जो कंटेंट यानी कि जो फैक्चुअल जो चीज़ें दिए गए हैं उसको केवल हम SCERT से कवर करेंगे। बाकी जो NCERT से करेंगे डिटेल में उसका जो भी थ्योरी है, जो भी उसका फैक्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ से हम NCERT से कवर करेंगे। ठीक है, आई होप कि इतना बातें समझ गए होंगे आप। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 में जैसे ही में आते हैं उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। अब इस चैप्टर में देखते हैं, इस चैप्टर में हम वही पॉइंट को आपके पास डिस्कस करेंगे जो कि VVI हो, मोस्ट VVI हो, और आपका एग्ज़ाम में
सवाल पूछने का ज़्यादा चांसेस हो। ये क्लास 9 का है, इसी तरह हम क्लास 10 को कराएंगे। इसमें क्या किए हैं, पूरा का पूरा आपका जो बुक्स है, नोटबुक हम एक बार रीड कर लिए हैं और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दिए गए हैं इस नोट्स में, एसएच क्लासेस के नोट्स में हम उसको एक जगह पे कंपाइल कर दिए हैं। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ नोट्स है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अगर के आप क्लास 9 में पढ़िएगा, दिया गया है तापमान बढ़ने से कणों में जो होता है गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाता है। यानी कि कण के अंतर्गत में जो गतिज ऊर्जा होते हैं तापमान पर यहाँ पे डिपेंड करते हैं। सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है और गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि विसरण पर गर्मी का क्या प्रभाव होता है, तो गर्मी का प्रभाव होता है कि अगर के गर्मी तेज होगी तो विसरण भी यहाँ पे तेज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि ठोस अवस्था की अपेक्षा में द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, क्योंकि जो द्रव की गतिज ऊर्जा होती है साथियों वो ठोसों की अपेक्षा में अत्यधिक होती है। इनके जो अणु होते हैं अत्यधिक गतिशील होते हैं, इसीलिए विसरण की दर यहाँ पे अधिक होती है। क्योंकि जैसे कि देखिए लिखा हुआ है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप में गति करते हैं, ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होती है, इसीलिए विसरण की दर द्रवों में ठोसों के मुकाबले में अधिक होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीडितता काफ़ी अधिक होता है। संपीडितता यानी कि दबाने की शक्ति, इसको अगर इंग्लिश में देखें तो कंप्रेसिबिलिटी होता है। यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीन चीज़ होते हैं पदार्थ की, तीन अवस्था। तो यानी कि जो गैस में है, गैस में संपीडितता ज़्यादा होती है, इसीलिए गैस को अत्यधिक कंप्रेस करके हम सिलेंडर के अंतर्गत में उसको भर देते हैं। यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है। आगे बढ़ने से साथियों एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, अगर आप बिहार में TRE 4 का या स्पेशल टीचर का तैयारी कर रहे हैं और आपको एक ऐसा नोट चाहिए जो कि खुद पढ़ के यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं BPSN का सिलेक्शन किट। इसमें ये जो यूज़फुल रहने वाला है क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर अगर बनने वाले हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। जो भी आपका सिलेबस है, यानी कि जो भी इससे पहले एग्ज़ाम हुए हैं TRE 1, TRE 2, TRE 3, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये टोटल का नोट्स जो है रेडी किए हुए हैं। इसमें देखिएगा SCERT क्लास 6 to 10 मिल जाएगा नोट्स, NCERT का नोट्स मिल जाएंगे, NCERT का चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर, मतलब सारा चीज़ आपको एक जगह पे मिल जाता है ताकि आप पढ़कर वहाँ पे अच्छे मार्क्स से इस परीक्षा को पास कर लिए। ठीक है, इसका जो प्राइस रखे हैं मात्र और मात्र बहुत ही मामूली सा फी है, 299 पे करके आप इसको टोटल नोट्स यहाँ पे ले सकते हैं, जिसका जो नंबर दिया गया है 9176800345। जिनको भी चाहिए होगा इस पर हमको वहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे जानकारी आप लोग के लिए दे दूँगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो दिया गया है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहा जाता है। यानी कि अगर के घनत्व बराबर सवाल पूछते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान बटा में यहाँ पे आयतन होता है। वही चीज़ आपका बुक्स में यहाँ पे दिया गया है। न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह उसका गलनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। बर्फ़ का गलनांक जो कितना होता है 273.15 केल्विन होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रसुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं कि 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर के द्रव का बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछ लिए तो 100 डिग्री C यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब देखिए एक चीज़ होता है ना कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है ठोस जो है सीधे यहाँ पे गैस में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान से याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे है कि कोई गैस है बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाता है। ये दो चीज़ होता है, यानी कि ठोस से सीधे गैस में जब बदल रहा है तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कौन सा कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के दो उदाहरण आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा।
पहला जो है कपूर और दूसरा जो है नेफ्थलीन। कौन सा? नेफ्थलीन। ठीक है, ये दोनों जो ऐसा यहाँ पे पदार्थ है कि बिना द्रव में बदले ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ऐसा प्रक्रिया जो गैस से बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में आ जाता है, यानी कि इसका उल्टा, उस प्रक्रिया को जो कहा जाता है उसको निक्षेपण प्रक्रिया कहा जाता है। ये दोनों VVIP है, याद रखिएगा। मैक्सिमम सवाल जो है इसी पर बनते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका जो बुक में दिया गया है कि जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर हो तो उसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, उसमें जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे द्रव अवस्था में आए बिना सीधे वहाँ पे गैस बन जाता है। ठीक है, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए यहाँ पे यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। VVIP हजारों बार ये सवाल पूछा जा चुका है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वास्तव में परिवर्तन होने की क्रिया को यहाँ पे वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण माने इवोपरेशन, यहाँ पे वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण की जो दर है स्वच्छता के क्षेत्रफल, तापमान के वृद्धि पर, आर्द्रता पर, वायु की गति पर भी निर्भर करता है। यानी कि आप लोगों ने बाहर देखा होगा, और कपड़े जब सुखाते हैं आप लोग तो धूप तेज़ी से, यानी कि धूप तेज़ होता है तो कपड़ा जल्दी सूखता है, क्योंकि वहाँ पे जो तापमान है बढ़ जाता है, जिससे कि वाष्पीकरण की दर भी यहाँ पे तेज़ हो जाता है। अगर कि वायु का गति भी वहाँ पे तेज़ होता है तो कपड़ा जल्दी सूखता है, क्योंकि जो वायु का गति डायरेक्टली यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है वाष्पीकरण से। आप लोग याद रखिएगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंतर्गत में नियोन गैस होते हैं, और फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होते हैं इसके अंतर्गत में हीलियम होता है या कोई अन्य गैस होता है। मतलब मैक्सिमम यहाँ पे हीलियम होता है। आप लोग याद रखिएगा। टू द पॉइंट आपका SCRT बिहार क्लास 9th के विज्ञान बुक में ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होता है। सूर्य और तारों में यहाँ पे चमक होता है, किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे चीज़ें हैं कि सन 1920 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वां अवस्था की यहाँ पे खोज की। ठीक है, 5वां अवस्था कौन सा है? जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया है। कभी कभी सवाल पूछ देता है। देखिए, नॉर्मल जो यहाँ पे पदार्थ के 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस यहाँ पे। ठीक है, और चौथा में प्लाज्मा आता है, और 5वां में जो यहाँ पे है, 5वां में आप लोग कहा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। किसकी खोज कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो खोज किसने किया था? सत्येंद्र नाथ बोस जी ने यहाँ पे खोज किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि किसी बर्तन में जब हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नज़र आने लगती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है शीतलता। देखिए साथियों, जैसे कि मान के चलिए एक यहाँ पे बॉटल है, इसके अंदर में हम जब ठंडा जल रखते हैं, यानी कि बहुत ही कोल्ड अगर के वाटर रख देते हैं या आइस डाल देते हैं, तो बॉटल के ऊपर में आप देखते होंगे कि बाहर में छोटा छोटा जो जल है यहाँ पे नज़र आता है। इसका मेन कारण है कि जैसे इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का तापमान अति न्यूनतम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, जिससे कि जो वातावरण में वो जो वायु है, जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ठंडा होने की वजह से, यहाँ का तापमान कम होने की वजह से ये जो वायु है यहाँ पे आकर ठंडे हो जाते हैं। और ठंडा होने के बाद आपको पता होगा वायु में जो होता है जलवाष्प भी होता है, और वही जलवाष्प इस बोतल के आगे में यहाँ पे बूंद बूंद के रूप में आपको दिखाई देती है, वही नज़र आते हैं। याद रखिएगा, ये उसका प्रक्रिया है, ये उसका कारण है। ये कारण किसके कारण होता है? ये जो उदाहरण मिलता है शीतलता का उदाहरण मिलता है। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चैप्टर 1 में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, चैप्टर 1 सब कुछ हम यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आपका यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में अगर के देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, चैप्टर 2 का जो नाम है
क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अगर कहीं इसमें देखिएगा ना मिक्सचर वगैरह के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो पीतल होता है जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है, जिसमें कि जिंक 30% होते हैं और जो कॉपर होता है वो 70% होता है, याद रखिएगा। अब देखिए विलयन में दो चीज़ होते हैं। जैसे मान के चलिए किसी चीज़ का हम यहाँ पे घोल बना रहे हैं, इसमें या तो चीनी होगा, मान के चलो एक चीनी होगा और दूसरा जो होगा पानी होगा, ठीक है। तो इस टोटल चीज़ को, चीनी और पानी के मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलयन बोलेंगे, ठीक है, विलयन बोलेंगे। और जो जिसका मात्रा कम हो, मान के चलिए आप शरबत बना रहे हैं तो चीनी की मात्रा कम होगा, तो जिसका मात्रा कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विलायक बोलते हैं, ठीक है। विलायक नहीं, विले बोलते हैं, यानी कि ये घुल जाएगा, इसको हम विले बोलते हैं। और जो ये पानी है जो विले को विलायन कर देते हैं, यानी कि घोल देता है, इसको हम यहाँ पे विलायक बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ लीजिएगा आप लोग। याद इतना रखिएगा कि जो भी मिश्रण होता है उसको विलयन बोलते हैं, जिसका मात्रा कम होता है यानी कि चीनी की मात्रा कम है उसको हम विले बोलते हैं, और जिसका मात्रा अधिक होता है उसको हम विलायक बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बस यही तीन चीज़ इस पॉइंट में यहाँ पे याद रखना है। अगला जो पूछा जाता है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है, किसका मिश्रण होता है, सवाल पूछा जाता है। तो जो टिंचर आयोडीन होता है वो आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण होता है, इसका यह विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। यहाँ पे सवाल डायरेक्ट रूप से बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि समांगी मिश्रण में जो कणों होता है, कण का व्यास कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 नैनोमीटर उसका यहाँ पे व्यास होता है। निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसको संतृप्त विलयन कहते हैं, और विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित हो उसको घुलनशीलता कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अब कभी कभी आपसे सवाल पूछ देता है ना कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो, ये सवाल आपको न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है कि जो ये द्रव्यमान प्रतिशत है उसको निकालना, यानी कि द्रव्यमान ये सीख लीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलयन पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि जो पदार्थ कम है, यानी कि विलय जो पदार्थ ऊपर में है, यानी कि विलय का मात्रा जितना है और टोटल जितना द्रव्यमान है, यानी कि टोटल विलयन का जितना द्रव्यमान है और गुणा में 100, अगर कि ये हम कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा निकल जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। किसका? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ये निकल जाता है। कभी कभी 1 नंबर में ये सवाल पूछ देता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दिया गया है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है, जिसमें विलय पदार्थ नहीं घुलते हैं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। यह निलंबित कण आँखों से भी देखा जा सकता है, यानी कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें जो दोनों पदार्थ है बिल्कुल घुले ना, वो अलग हो जाएं, उसको वैसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं, और वैसे चीज़ों को वहाँ पर निलंबन कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इनको हम आँखों से भी देख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश के किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है, जिसे टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, ठीक है। अब देखिए अगला जो है ना, कोलाइडी जो है, कोलाइडी का क्या क्या उदाहरण है, बहुत बार यहाँ पे सवाल पूछा जा चुका है। कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, दूध, क्रीम, फोम, जेली, पनीर, मक्खन इत्यादि जो है ये कोलाइडी के उदाहरण हैं। कोलाइडी विलयन के प्रकार हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो कोहरा हो गया, बादल हो गया, कुहासा, धुआं, दूध, क्रीम, फोम, जेली, पनीर, मक्खन, ये सब जो चीज़ें हैं वो कोलाइडी के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। दूध से क्रीम को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको अपकेंद्रण कहते हैं। साथ ही साथ जांच घरों में रक्त और मूत्र की जांच, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालना, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़े से जल्दी निचोड़ना आदि अपकेंद्रण का उदाहरण है। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, 3-4 उदाहरण दे देगा और पूछ लेगा इसमें किसका उदाहरण है, अपकेंद्रण का, अभिकेंद्रण का, और 2-4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है।
तो उसको आपको वहाँ पे मारना होगा अपकेंद्रण। या ये भी कर देते, सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि दूध से क्रीम अलग करने वाली जो मशीन होती हैं वो किस विधि पर काम करती है, तो वो अपकेंद्रण विधि पर काम करती है। इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है, जब PYQ का सीरीज़ कराएंगे ना, यानी कि PYQ का सीरीज़ कराएंगे तब भी, या फिर इसका चैप्टर वाइज जब हम MCQ कराएंगे तब भी ये सारा चीज़ हम वहाँ पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अमोनिया क्लोराइड, नैफ्थलीन, कपूर, एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातन योग्य ठोस पदार्थ के उदाहरण हैं। अभी तुरंत मैंने 2 चीज़ बताए थे और यही 2 चीज़ बार बार पूछा जाता है। पहला कपूर, दूसरा नैफ्थलीन। ये जो दोनों ठोस पदार्थ हैं ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस जो होता है बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो एंथ्रासीन है और अमोनिया क्लोराइड है इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो है कि ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ जो होता है रंग होता है। कौन सा भाषा में? ग्रीक भाषा में। जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करते होंगे वो एक क्रोमा के होता है। क्रोमा के क्या होता है कि जो भी कलर है अगर के उसमें क्रोमा के लगा देते हैं तो कलर अपने आप हट जाता है वहाँ से। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग घुले पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के जो विलायक है उसमें अनेक चीज़ घुला हुआ है तो उसको क्रोमेटोग्राफी से अलग हम कर सकते हैं। डाई में रंगों का पृथक्करण, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंटेशंस को पृथक करना, रक्त से नशीली पदार्थों को अलग करना इत्यादि क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण है। अब देखिए जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं ना, जो इसमें उदाहरण दिया गया है साथियों बाबू, ये जो उदाहरण दिया गया है क्रोमेटोग्राफी का ये VVI है, आप लोग याद रखिएगा। सवाल डायरेक्ट यहाँ से पूछता है कि ये क्रोमेटोग्राफी किसका उदाहरण है, निम्न में से कौन सा क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण है, या दे देगा कि रक्त से नशीले पदार्थों को किस विधि से अलग करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्रोमेटोग्राफी विधि को टिक करना होगा। वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण आदि प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा होता है। आप लोग याद रखिए, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा क्या होता है? वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण या वायु में पेट्रोलियम उत्पादन से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण, ये प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा होता है। ये दोनों याद रखिएगा। वायु एक समांगी मिश्रण है, इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, अब ये भी सवाल VVI है, सवाल डायरेक्ट पूछ देगा आपसे कि वायु में उपस्थित घटक को किस विधि से हम अलग कर सकते हैं, तो उसमें जो यहाँ पे अलग कर सकते हैं प्रभाजी आसवन के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है, जैसे कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। अब सवाल ये भी पूछ देता है कि जो समुद्र से हम नमक प्राप्त करते हैं उसको किस विधि के द्वारा उसको हम प्रोसेस करते हैं, तो उसको क्रिस्टलीकरण विधि से यहाँ पे सही करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें एक यहाँ पे अपवाद होता है। भौतिक यानी कि मोमबत्ती का जो जलना है ये भौतिक परिवर्तन में भी आता है और ये रासायनिक परिवर्तन में भी आता है। ये दोनों परिवर्तन में आता है, आप लोग याद रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन मतलब कि वो इंटरचेंज न हो, एक बार कोई चीज़ बदल गया वो दोबारा नहीं बदल सकता है, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जो कि आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ पिघल गया तो बाद में फिर से बर्फ़ बन जाएगा, और अगर के पानी बन गया तो फिर से उसको बर्फ़ में बदल सकते हैं। यानी कि दोनों अवस्थाओं में इंटरचेंज जब हो सकता है वो है भौतिक परिवर्तन, और दोनों में जब परिवर्तन नहीं होता है उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज़ का जलना, कागज़ एक बार जल गया तो वापस से फिर से हम कागज़ नहीं बना सकते हैं, इसलिए उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला आता है रॉबर्ट बॉयल, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया तथा फ्रांस के रसायनज्ञ
एंटोनी लेवोजियर सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही चीज़ आपस में इंटरलिंक है, इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने। और इसका उपयोग किसने किया? सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया? तो एंटोनी लेवोजियर ने किया। ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, वैसे तत्व को उपधातु कहा जाता है। उपधातु में जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है इसको उपधातु कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष जो है साथियों यहाँ पे दिया गया है मानव निर्मित है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर यहाँ पे द्रव है, ठीक है। याद रखिएगा कितने तत्व? 2 तत्व है। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। ये जो भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है स्क्रीन शॉट मार के रख लीजिए। VBI है, इसमें से एक सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगला है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। यानी कि यौगिक में जो साथियों 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण जो होता है वो यौगिक कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है। ये तो अनेकों बार सवाल पूछा जा चुका है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डायरेक्ट पूछता है वो कौन सा गैस है जो रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैस के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन देगा, नाइट्रोजन देगा, हाइड्रोजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन टिक करना होता है। अगला पॉइंट है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है। ये भी हजारों बार सवाल अनेकों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है, तो वहाँ भी हाइड्रोजन सल्फाइड आपको सही करना होता है। और यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर 2 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 3 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है परमाणु और अणु। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर कि यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए होंगे तो कमेंट आप लोग ज़रूर करते जाइएगा कि कैसा लगा क्लास, ताकि अगला जो वीडियो आएगा उसको में हमको बनाने में थोड़ा इससे हेल्प मिल पाए, मोटिवेशन हमको मिल पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बेस्ट ऑफ लक। अगर कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते आ गए हो ना, तो आशा करते हैं कि आप लोग एक सिंसियर कैंडिडेट हैं, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।